नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अशोक चक्र की। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में बेहतर प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सम्राट अशोक के इतिहास को। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अशोक सम्राट अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध में हारे नहीं। चलो आइए चालू करते हैं वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन मौर्य था। अशोक का अर्थ है बिना शोक का, यानी जिसे कोई दुख न हो, कोई पीड़ा न हो। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अशोक सम्राट का जन्म 304 बीसी पटलिपुत्र पटना में हुआ था। अंत में कलिंग के युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक स्तंभ बनवाए थे, उसमें से आज लगभग 19 ही प्राप्त हो सके हैं। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने खत्म कर दिया। इनमें से हमारी संस्कृति की धरोहर अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में शामिल किया गया। अशोक स्तंभ में जो 4 शेर है वो स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ के ही निचले भाग में बना अशोक चक्र आज राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों एवं 101 पुत्रों का जिक्र है। अशोक की माता का नाम शुभदागरी था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन सब में अशोक सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार अपॉइंट किया था। अशोक बचपन से अत्यंत मेधावी था। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। सुशीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में वह अक्षम रहा। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक वहां शांति स्थापित करने में सफल रहा। अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में सफल हो गया था। जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हुआ, तब अशोक उज्जैन का सूबेदार था। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही वह पाटलिपुत्र के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अशोक को पिता बिंदुसार के मृत्यु की खबर मिली। पाटलिपुत्र पहुंचकर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे पसंद नहीं करते थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकार से भी बहुत दूर था, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती थी कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी था। बहुत से लोग अशोक के पक्ष में भी थे। आथा उनकी मदद से और 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद 269 बीसी में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। अशोक की योग्यता का ही परिणाम था कि उसने 40 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। यही वजह है कि सदियों बाद आज भी लोग अशोक को एक अच्छे शासक के रूप में याद करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अशोक सम्राट चंद्रगुप्त के समान स्ट्रॉन्ग, समुद्रगुप्त के समान गिफ्टेड तथा अकबर के समान अनबायास्ड था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को एक पॉलिटिकल फॉर्मूला में बांधने के प्रयत्न को अशोक ने पूर्ण किया था। निःसंदेह अशोक एक महान शासक था। उसके आदर्श विश्व की महत्वपूर्ण पूंजी है। अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा तथा दक्षिण भारत से व्यापार की इच्छा हेतु अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध बहुत भीषण हुआ। इस युद्ध में अशोक को विजय हासिल हुई। विजयी होने के बावजूद अशोक इस जीत से खुश नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध में नरसंहार का ऐसा तांडव हुआ जिसे देखकर अशोक का मन भर गया। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और 1,50,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। जब अशोक युद्ध के बाद कलिंग के मैदान में अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए घूम रहा था, तब उसे कई लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ा और उनके पास उनके परिजन विलाप करते हुए दिखे। इसे देखने के बाद सम्राट अशोक के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन हुआ और कलिंग युद्ध उसका अंतिम सैन्य अभियान था। अशोक ने अपने शासनकाल में बंदियों की स्थिति में भी सुधार किए। उसने वर्ष में एक बार कैदियों को मुक्त करने की प्रथा का प्रारंभ किया था।
अशोक ने राज्य का स्थायी रूप से दौरा करने के लिए व्युष्ट नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। अशोक के शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। कलिंग विजय के बाद अशोक का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। नेपाल तथा कश्मीर भी मगध राज्य में थे। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व बलूचिस्तान भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई और तथ्य बताते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी चिता 7 दिन तक जलती रही। उसके कई संतान तथा पत्नियां थीं, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अशोक ने धम्म संबंधी अपने सिद्धांत को अपने अभिलेखों में अभिव्यक्त किया है। प्रथम शिलालेख में लिखा है, यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। इसी के साथ अशोक ने माता पिता, गुरु एवं बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार का संदेश भी शिलालेख पर अंकित करवाया। अशोक के धम्म प्रचार का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द की वृद्धि करना था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा। अशोक द्वारा लिखवाए गए अधिकांश शिलाभिलेख धम्म प्रचार के साधन थे। अशोक के अधिकांश संदेश ब्राह्मी लिपि में हैं। कुछ अभिलेखों में खरोष्ठी तथा आर्मेक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने इसे पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक द्वारा लिखवाए अभिलेखों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: 14 शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख तथा लघुस्तंभ शिलालेख। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक स्तंभ बनवाए थे, उसमें से आज लगभग 19 ही प्राप्त हो सके हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया सम्राट अशोक का इतिहास। दोस्तों, ये था सम्राट अशोक का परिश्रम से भरा जीवन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आशा करता हूं कि आपको इससे आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे और रोचक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।